नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो के अंदर। और आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर का थर्ड लेक्चर, जिसमें आज हम बाकी की जो कंसंट्रेशन टर्म रह गई थी उनको कवर करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने जो है कुछ कंसंट्रेशन टर्म कवर की थी, उसका नाम था मोलैरिटी, मास परसेंटेज या पार्ट्स पर मिलियन को हमने कवर किया था। और आज के लेक्चर में हम जो उसके अलावा बची हुई कंसंट्रेशन टर्म है, चाहे वो मोलैरिटी हो चाहे फिर वो मोल फ्रैक्शन हो, इन सभी को आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूं कि आज के लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों हम समझेंगे किसके बारे में, मोलैलिटी के बारे में। दूसरा टॉपिक होगा मोल फ्रैक्शन। थर्ड है स्ट्रेंथ एंड इट्स रिलेशन विद मोलैरिटी। फोर्थ टॉपिक होगा हमारा नॉर्मेलिटी के बारे में। और नंबर 5 पर जाकर हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो ये कुछ टॉपिक्स हमारे रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टॉप कर ले पर। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं मोलैलिटी क्या होती है। इससे पहली वीडियो में जब मैंने आपको मोलैरिटी के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर वॉल्यूम पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि वहां पर डिनोमिनेटर की अगर हम बात करते थे तो वहां पर क्या आती थी, वहां पर आती थी वॉल्यूम। लेकिन जब हम मोलैलिटी की बात करते हैं तो मोलैलिटी की डेफिनेशन ये कहती है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, कि हमने कितने नंबर ऑफ मोल्स को डिसॉल्व किया है किसके अंदर, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर। इसे क्या कहते हैं, मोलैलिटी कहते हैं। फॉर्मूला भी यही कहेगा इसका, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। एक चीज मैंने आपको इससे पहली वीडियो के अंदर भी बताई थी, एक बार हम उसको फिर बता देते हैं। जब भी हम सॉल्वेंट और सोल्यूट की बात करेंगे तो सॉल्वेंट को आप हमेशा क्या करेंगे, ए मानकर चलेंगे, और सोल्यूट को हम क्या करेंगे, सोल्यूट को हम चलेंगे बी मानकर। सॉल्वेंट ए रहेगा और सोल्यूट क्या रहेगा, बी रहेगा। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं मोलैलिटी की, तो मोलैलिटी के फॉर्मूले में क्या है ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को रिप्रेजेंट कर लेते हैं किससे, एन बी से, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो सॉल्वेंट के मास को मान लेते हैं डब्ल्यू ए, और डब्ल्यू ए किस तरह से प्रेजेंट है, डब्ल्यू ए है बच्चों किलोग्राम में प्रेजेंट। समझ आ गई बात यहां तक। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला सर आपने बताया था गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो गिवन मास को डब्ल्यू बी से लिखा था और मोलर मास को हमने लिखा था किससे, एम बी से। क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू यहां पर पुट कर दूं, तो यहां पर जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पुट करेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मल्टीप्लाई 1 अपॉन डब्ल्यू ए इन किलोग्राम। अब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में जो सॉल्वेंट का मास है वो हर बार किलोग्राम के अंदर मिले, तो हो सकता है वो कि आपको ग्राम के अंदर मिल जाए। तो याद रखेंगे 1 किलोग्राम के अंदर कितने होते हैं बच्चों, 1000 ग्राम होते हैं। कितने होंगे, 1000 ग्राम। तो क्या मैं अगर इसको ग्राम में रखूंगा सॉल्वेंट के वेट को, तो क्या 1 की जगह 1000 नहीं आ जाएगा। तो नया फॉर्मूला क्या बनेगा, नया फॉर्मूला आ जाएगा गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अब किस में आ जाएगा, ये ग्राम के अंदर प्रेजेंट होगा। तो ये आ गया बच्चों आपके पास मोलैलिटी का फॉर्मूला। ठीक है, सभी बच्चे इसको याद कर लेंगे, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, ये मोलैलिटी का फॉर्मूला है। यूनिट की अगर हम बात करें मोलैलिटी की, तो यूनिट क्या होती है बच्चों उसकी, मोल किलोग्राम इनवर्स। क्या होती है, मोल केजी इनवर्स, या आप सिंपल स्मॉल एम लिखकर भी इसको छोड़ सकते हैं। अब याद करके मुझे जरा बताओ कि मोलैलिटी किस तरह की टर्म थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कंसंट्रेशन टर्म दो टाइप की होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो मोलैलिटी का क्या टाइप होगा ये आपको मुझे बताना है। तो मोलैलिटी जब हम बात करते हैं तो मोलैलिटी कैसी टर्म है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। कैसी टर्म है बच्चों, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है।
सर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया था जिस भी टर्म के अंदर केवल और केवल मास की बात हो, केवल मास की बात हो, वो क्या होती है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म कहलाती है। यहाँ पर भी गिवन मास ऑफ सोल्यूट है, यहाँ पर मोलर मास ऑफ सोल्यूट है, और यहाँ पर ही सोलवेंट का वेट है। तो जब वेट की ही बात हो रही है तो वेट क्या होता है? वेट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। तो ये टर्म भी कैसी होगी? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म हो गई है। चलिए सबसे पहले एक सवाल देखते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है आपको मास कैलकुलेट करना है किसका? यूरिया का। यूरिया का फॉर्मूला हमें दिया गया है NH2CONH2 required in making 2.5 kg of 0.25 m मोलल एक्वस सॉल्यूशन। हमारे काम की जो बात इसमें से हमें मिली वो मिला कि सबसे पहले हमें दिया गया है किसका? सोलवेंट का वेट। सोलवेंट का वेट कितना है बच्चों? सोलवेंट के वेट को WA से रिप्रेजेंट करेंगे। कितना वेट है? 2.5 किलोग्राम। 2.5 किलोग्राम। इसके बाद आपको दी गई है मोलैलिटी, क्योंकि उसने कहा ना मोलल एक्वस सॉल्यूशन, तो याद रखेंगे इस बात को भी आप। जब वो मोलल एक्वस सॉल्यूशन बोलेगा तो ये मतलब है कि वो मोलैलिटी की वैल्यू गिवन आपको दे रखी है इसमें। तो बच्चों मोलैलिटी कितनी है? मोलैलिटी है 0.25 m। कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट करना है सर सॉल्यूट का मास। किसका मास? सॉल्यूट का मास। लेकिन मास को कैलकुलेट करने से पहले आपको निकालना पड़ेगा यूरिया का मोलर मास। तो बच्चों यूरिया का फॉर्मूला क्या है? यूरिया का फॉर्मूला है सर NH2CONH2। नाइट्रोजन का मास कितना होता है? नाइट्रोजन का मास होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1। 2 एटम है हाइड्रोजन के तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। कार्बन का मास कितना है? 12 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है। इसके बाद नाइट्रोजन का 14 हो जाएगा और इनटू में हाइड्रोजन का हो जाएगा 1 इंटू 2। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 14 और 2 16, 16 और 16 32, 32 और 2 34, और ये आ जाएगा आपके पास कितना? 60 ग्राम पर मोल। कितना आ जाएगा? 60 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास आ गया। एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि एग्जाम के अंदर आपको जनरली जो मोलर मास है वो गिवन मिल जाते हैं, तो ये काम आपको कैलकुलेट वहां पर नहीं करना पड़ेगा। और नहीं अगर इसको देगा तो फिर वो हर एक एलिमेंट का आपको एटॉमिक मास गिवन करेगा, तो आपको ये आराम से आप इसको निकाल भी लेंगे। ये सारी वैल्यू हमारे पास आ गई है, हमें निकालनी है WB की वैल्यू। जरा याद करेंगे मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला है? तो बच्चों हमने पढ़ा मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है सर गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट। वेट ऑफ सोलवेंट। लेकिन सर आपने देखा होगा इसमें कि सर सोलवेंट का वेट तो किलोग्राम में दिया गया है। तो अगर बच्चों सोलवेंट का वेट किलोग्राम में है तो आप क्या करेंगे? इसमें से ये 1000 यहाँ से हटा देंगे और 1000 की जगह आप 1 भी लिख सकते हैं। समझ में आ गई? क्योंकि किलोग्राम में वेट आपको दिया गया है। वैल्यू पुट करेंगे तो सर मोलैलिटी की वैल्यू 0.25 दी गई है। WB हमें कैलकुलेट करना है। मोलर मास हमारे पास 60 आया था तो हम 60 रख लेंगे इसको, और इनटू में आ जाएगा 1/2.5। 2.5 क्या था? सोलवेंट का वेट था। WB निकालने के लिए दोनों वैल्यू को इधर ले आएंगे तो आ जाएगा WB इज इक्वल टू 0.25 इंटू 60 मल्टीप्लाई 2.5। क्या आप ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं? जल्दी से मुझे बताएंगे, कमेंट करके इसका आंसर लिखेंगे सब बच्चे। पहले क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है इसका? कमेंट में हर आंसर आना चाहिए आपका। क्या आंसर आएगा इसका? मुझे जरा कैलकुलेट करके बताएंगे सब बच्चे। इसकी मल्टीप्लाई करें और आंसर लिखें। वीडियो को पॉज कर लें यहीं पर और आंसर निकालेंगे सब बच्चे इसका। तो ये जो आपका आएगा ये फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट, इसके बाद आपसे कहा गया है एक एंटी फ्रीज सॉल्यूशन है। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन है जिसका वेट कितना दिया गया है? ये दिया गया आपको 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का आपको वेट दिया गया है और इसको 200 ग्राम वाटर में ऐड किया गया है। ग्लाइकोल है और उसको 200 ग्राम वाटर में ऐड किया गया। आपको कैलकुलेट करनी है, पहले तो मोलैलिटी निकालनी है, फिर आपको क्वेश्चन में डेंसिटी भी गिवन है। डेंसिटी कितनी है सर? 1.072 ग्राम पर ml है।
और इससे आपसे वो एक चीज और पूछ रहा है, क्या? मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पर आपको मोलरिटी भी निकालनी है, मोलरिटी भी निकालनी है। तो पहले गिवन लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सर अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले इथाइलिन ग्लाइकोल का वेट दिया गया है, तो मैं यहाँ ग्लाइकोल का वेट लिख लेता हूँ। ग्लाइकोल का वेट कितना है? 222.6 ग्राम। ठीक है, इसके बाद मुझे वाटर का वेट दिया गया है, तो सर मैं लिख लेता हूँ WH2। वाटर का वेट कितना है? यहाँ पर है 200 ग्राम। 200 ग्राम। मुझे क्या करना पड़ेगा? इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास भी निकालना पड़ेगा, तो मोलर मास निकाल लेते हैं ग्लाइकोल का। लेकिन मुझे इसका फॉर्मूला दिया गया है, बाकी मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो जब इसका मोलर मास आपको निकालना होगा तो आप फॉर्मूला नोट कर लेंगे। यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है? C2H6O2। कार्बन का वेट कितना होता है बच्चों? 2 होता है, सॉरी 12 होता है, और 2 इसके एटम है, तो 2 इंटू 12। हाइड्रोजन का वेट 1 इंटू 6, और ऑक्सीजन का वेट 2 इंटू 16। 2 इंटू 16। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो 12 टू जा 24, 6 30, और इसके बाद क्या आ गया? 32। तो ये आ गया सर आपके पास में 62 ग्राम पर मोल। 62 ग्राम पर मोल। हमें कैलकुलेट करनी है मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला याद करेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। सर सोल्यूट कौन है? सोल्यूट है इथाइलिन ग्लाइकोल, और इथाइलिन ग्लाइकोल का वेट कितना है? इथाइलिन ग्लाइकोल का वेट है 222.6 ग्राम। मोलर मास कितना आया? 62 ग्राम पर मोल, तो 62 रखा इनटू 1000। और सोलवेंट कौन है? सोलवेंट है वाटर, और वाटर का वेट आपको दिया गया कितना? 200 ग्राम। कितना है बच्चों? 200 ग्राम। क्या आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे? और यहाँ से कैलकुलेट करके आप सबको निकालनी है मोलैलिटी। क्या निकालेंगे बच्चों? मोलैलिटी आपको निकालनी है। कैलकुलेट कर लेना थोड़ा बहुत, चलो मैं कर देता हूँ आपके लिए। ये आ जाएगा यहाँ से 5, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 62 से डिवाइड करके, आपकी आ जाएगी इसमें मोलैलिटी। इसके साथ साथ आपको यहाँ से मोलैरिटी भी निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों? मोलैरिटी भी निकालनी है। अब मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास? मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला अगर हम डायरेक्टली जाएं तो मेरे पास एक फॉर्मूला है बच्चों, इसमें गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ये मेरे पास आता है। अब यहां से मुझे वॉल्यूम निकालनी, लेकिन वॉल्यूम मेरे पास में है नहीं, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? वॉल्यूम निकालने का काम करेंगे सबसे पहले। तो बच्चों वॉल्यूम निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सर डेंसिटी तो मेरे पास में है, कितनी डेंसिटी है? 1.072 ग्राम। तो यहां पर डेंसिटी रखेंगे 1.072। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? तो बच्चों सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए क्या करेंगे आप? इथाइलिन ग्लाइकोल को यानी कि सोल्यूट को सॉल्वेंट के मास के साथ ऐड कर देंगे। तो मैं यहां निकाल लेता हूं मास ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का मास मेरे पास कितना आएगा? पहले सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों मेरे पास में 422.6 ग्राम। यहाँ पर इसको वैल्यू को पुट कर लेंगे 422.6 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो सबसे पहले क्या करेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे, तो क्या करेंगे? 422.6 को डिवाइड करेंगे 1.072 से। जैसे इसको डिवाइड करोगे वॉल्यूम आपके पास आ जाएगी किसमें? ml में आपके पास वॉल्यूम आ जाएगी। और अब मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। इसके बाद में जितनी भी वॉल्यूम आएगी वो आप यहाँ पर पुट करेंगे। WB यानी कि गिवन मास मेरे पास कितना था? 222.6 था। मोलर मास कितना आया था? 62। सारी वैल्यू आप जो है इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। ये टास्क आपके लिए, काम आपके लिए है। बाकी ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी, इसका हिंट दे दिया है। अब बाकी काम आपको खुद से करना है।
चलिए नेक्स्ट टर्म पर चलते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारी मोल फ्रैक्शन। मोलैलिटी हमने समझ लिया। मोलैलिटी कैसी टर्म थी बच्चों? टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म थी, सॉरी इंडिपेंडेंट टर्म थी, क्योंकि उसमें मास की बात होती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मोल फ्रैक्शन क्या कहता है? मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। यानी कि किसी भी कंपोनेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो प्रेजेंट है किसमें? टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। चलिए मैं फिर से आपको वही बात समझाता हूं कि हम सॉल्यूट को मानकर चलेंगे बी। क्या मानकर चलेंगे बच्चों? बी। और सोलवेंट को हम मानकर चलेंगे ए। समझ आई बात यहां तक? और मान लीजिए आपको निकालने हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन के, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन आपको निकालने हैं। तो क्या फॉर्मूला होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जैसे कि अगर मुझे एक्स ए निकालना है तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब टोटल कैसे निकलेंगे बच्चों? दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को ऐड कर देंगे, Na प्लस Nb आ जाएगा। अब मान लीजिए मुझे मोल फ्रैक्शन निकालने हैं किसके? बी के, तो एक्स बी निकालना पड़ेगा। अब जब हम एक्स बी के नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो इसी के नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे? ऊपर आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा Nb अपॉन Na प्लस Nb। Nb अपॉन Na प्लस Nb, मतलब सिंपल बात ये है, अगर आपको A निकालना है मोल फ्रैक्शन तो A के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रख दो। अगर आपको मोल फ्रैक्शन B के निकालने हैं तो B के नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रख दो। अपॉन में टोटल ही आएगा। ठीक है। और एक चीज आप ध्यान रखेंगे इसमें, हमेशा जो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू है वो चाहे वो XA हो चाहे वो XB हो, उनकी वैल्यू 0 से 1 के बीच ही रहती है। यानी कि हमेशा 1 से कम आएगी और 0 से ज्यादा आएगी। इसका मतलब अगर कभी भी आप XA प्लस XB का सम करते हैं, इसको जोड़ते हैं, तो आपका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। यानी कि इन दोनों का सम क्या होता है? यूनिटी होता है, 1 होता है। यूनिट की बात करें मोल फ्रैक्शन की बच्चों, पहली बात तो कोई यूनिट नहीं होती है, ये डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन लेस क्यों है, या कांस्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि बच्चों यहां पर भी नंबर ऑफ मोल्स हैं, ऊपर भी डिनोमिनेटर के अंदर भी नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो मोल से मोल क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी यूनिट भी मोल, अपॉन में भी मोल, तो मोल से मोल कैंसिल होकर क्या बचेगा? 1 बचेगा, कांस्टेंट बचेगा। तो इसी वजह से क्या है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले में क्या आता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, चाहे वो सॉल्यूट हो चाहे वो सोलवेंट हो, तो दोनों ही मास है। अब यानी कि इसके फॉर्मूले में भी हमेशा मास ही आएगा। तो इसका मतलब जो मोल फ्रैक्शन की टर्म है वो भी कैसी टर्म है? वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। कैसी टर्म होगी बच्चों? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म होगी। ये भी आपको नोट कर लेना है। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं न्यूमेरिकल्स खास करके, उन सभी को आप नोट करते हुए चलें कॉपी के अंदर। और जो भी मैं आज छोड़ता हूं चीजें, वो कैलकुलेशन आपको खुद से सोल्व करके देखनी है, तभी आपको समझ में आएंगी सारी चीजें। तो बच्चों अब हम जो है मोल फ्रैक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन को निकालते हैं। सबसे पहले इसमें कहा गया है कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, और 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड को मिलाया गया किसके अंदर? 75 ग्राम ऑफ बेंजीन के अंदर। यानी कि आपके पास जो सोल्यूट का वेट है वो 2.5 ग्राम है, और जो सोलवेंट है वो कितना है? 75 ग्राम। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि सर जो इथेनोइक एसिड है CH3COOH है, वो है हमारे पास 2.5 ग्राम। इसके अलावा जो बेंजीन का वेट है, बेंजीन हमें दिया गया कितना? 75 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स भी आपको निकालने पड़ेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? मोलर मास चाहिए होगा, एसिटिक एसिड का भी और बेंजीन का भी। तो बच्चों मोलर मास कैलकुलेट करते हैं किसका? एसिटिक एसिड का। कार्बन का मास कितना होगा? 12 होगा। 3 हाइड्रोजन है तो क्या लिखेंगे? 1 × 3। इसके अलावा कार्बन का फिर से 12 होगा। ठीक है,
या इसके लिए आप एक तरीका और भी कर सकते हैं, पहले आप काउंट कर लीजिए कि कितने कार्बन है। जैसे हमारे पास 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए 24, 3 और एक 4 हाइड्रोजन है तो उसके लिए सीधा 4 लिख दिया हमने। 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 के लिए कितना 32। टोटल कितना आ जाएगा बच्चों, ये आपके पास आ जाएगा 24, 28 और ये आ जाएगा 30 और यानी कि टोटल आ जाएगा आपके पास में ये 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, 60 ग्राम पर मोल। इसके बाद अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूं तो मेरे पास एक और फॉर्मूला है बेंजीन का। तो बेंजीन का भी हम क्या निकालेंगे, मोलर मास निकाल लेंगे। कितने कार्बन है बच्चों, 6 कार्बन है। एक कार्बन का मास होता है 12, तो 12 की मल्टीप्लाई साथ में करेंगे तो कितना आएगा 72। इसके अलावा कितने हाइड्रोजन है बच्चों, 6 हाइड्रोजन है, तो टोटल आ गया आपके पास 78 ग्राम पर मोल। दोनों का मोलर मास हमारे पास आ गया। अब यहां से मोल फ्रैक्शन आपको निकालने हैं, किसके, बेंजीन के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं। तो बेंजीन के मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या लिखेंगे, XC6H6। अब मैंने आपको क्या बताया था, जिसके भी मोल फ्रैक्शन आपको निकालने हैं उसी के नंबर ऑफ मोल्स क्या रखेंगे, न्यूमरेटर में रखेंगे। यानी कि यहाँ आ जाएगा ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को यहां पर जोड़ देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सही करके लिखते हैं। ये आ जाएगा NC6H6। ओहो, ठीक है, NC6H6। अब आपके पास में जो नंबर ऑफ मोल्स है उसके फॉर्मूला तो है यहाँ पे होता है, तो WB अपॉन MB आएगा। तो WB क्या है आपके पास 2.5 ग्राम है। सॉरी, इस बेंजीन के लिए निकाला है ना, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 70। दोनों के निकाल लें, कोई बात नहीं। सबसे पहले बेंजीन की बात करते हैं। तो बेंजीन का वेट कितना है, 75 ग्राम है, 75 ग्राम। दूसरा आपके पास जो उसका मोलर मास है वो कितना है, 78 है, तो यहाँ पर 78 आ जाएगा। डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी सेम बात आएगी, 75 डिवाइडेड बाई 78 प्लस यहां पर आ जाएगा आपके पास 2.5 यानी कि इसका मोलर मास और गिवन मास और अपॉन इसका मोलर मास यानी कि 60। ठीक है, चलो मैं एक बार आपको दोबारा से रिपीट करके बताता हूँ सारी बातें। हमें निकालने हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हम दोनों के निकालेंगे, बेंजीन के भी निकालेंगे और एसिटिक एसिड के भी निकालेंगे। फॉर्मूला है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मान लो मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं किसके, बेंजीन के, तो फॉर्मूला क्या होगा, गिवन मास ऑफ बेंजीन अपॉन मोलर मास ऑफ बेंजीन। ठीक है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं 75/78। ठीक है, और अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड तो मुझे फिर एसिटिक एसिड का वेट रखना पड़ेगा 2.5 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास 60। तो जब मैं इनको निकाल लूंगा, या तो आप इनको अलग से निकाल लीजिए या फिर इसी फॉर्मूले में सोल्व करके यहाँ पर इसको आप निकाल सकते हैं। जैसे ही आप इसको करेंगे यहाँ से आपको मिल जाएंगे क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। अच्छा, एसिटिक एसिड के मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे आप, बेंजीन के मोल फ्रैक्शन को एसिटिक एसिड के मोल फ्रैक्शन के साथ अगर हम ऐड करेंगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, 1 आएगी। ठीक है, और अगर मुझे केवल एसिटिक एसिड के मोल फ्रैक्शन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 1 में से माइनस कर दूंगा बेंजीन के मोल फ्रैक्शन को। यानी कि जो भी वैल्यू मेरे पास यहाँ सोल्व करने के बाद आएगी उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। क्योंकि हमें पता है XA प्लस XB का सम कितना होता है, 1 होता है। इसके बाद बच्चों मुझे निकालनी है मोलैलिटी। क्या निकालनी है, मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट। सोल्यूट के गिवन मास की अगर हम बात करें तो वो 2.5 ग्राम है एसिटिक एसिड, और सोल्यूट का मोलर मास 60 है इनटू 1000, और जो वेट है सोलवेंट का वेट कितना है 75 ग्राम आपको दिया गया है, तो 75 यहां पर रख लेंगे। डिवाइड वगैरह करेंगे आपका आंसर आ जाएगा मोल पर किलोग्राम में।
दोनों चीजें हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली, मोल फ्रैक्शन भी आप निकाल लेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ वैल्यू निकालनी है, 1 से माइनस करके मोल फ्रैक्शन निकालना है एसिटिक एसिड के। इसके बाद मोलैलिटी आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, आपको केवल आंसर निकालना है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपको निकालने हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड वाटर, दोनों के निकालने हैं, वाटर के भी निकालने हैं और इथाइलिन ग्लाइकोल के भी निकालने हैं। अच्छा, इथाइलिन ग्लाइकोल प्रेजेंट कितना है, तो इसका वेट आपको दिया गया 20% बाई मास, 20% बाई मास। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन के लिए एक लाइन को लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम, और उस 100 ग्राम में इथाइलिन ग्लाइकोल कितना है, 20% है, कितना है 20%, विच कंटेन 20 ग्राम, यानी कि 20%, परसेंट मतलब 100% में कितना है, तो 20 ग्राम होगा, 20 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2। तो हमें यहां से क्या मिला, C2H6O2 का गिवन मास मिला कितना, 20 ग्राम। C2H6O2 का मोलर मास अभी हमने जो है पीछे निकाला था, मैं आपको दिखा देता हूं। यहां से हमने C2H6O2 का मास निकाला था, 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट रुकेंगे बच्चों। यहां से हमने निकाला था C2H6O2 का मास, ये रहा। इथाइलिन ग्लाइकोल कितना आया था, इसका मोलर मास 62 ग्राम पर मोल आया था, कितना आया था, 62 ग्राम पर मोल। तो दोबारा निकालने की जरूरत हमें इसको है नहीं, सीधा यहाँ पर पुट करेंगे। इथाइलिन ग्लाइकोल का जो मास है वो कितना आएगा, 62 ग्राम पर मोल, अरे 62 ग्राम पर मोल। अच्छा, जब आपके पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है या 100 ml सॉल्यूशन है, उसमें से 20 ग्राम आपके पास में क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल है, तो बचा कितना, बचा आपके पास 80, तो 80 ग्राम आपके पास क्या हो गया, 80 ml क्या हो गया आपके पास, वाटर होगा, तो 80 ग्राम वाटर है। और वाटर का मोलर मास कितना होता है बच्चों, वाटर का मोलर मास आ जाएगा आपके पास 18 ग्राम पर मोल, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, दोनों के मेरे पास में गिवन मास भी आ गए, मोलर मास भी आ गए। अब मुझे सबसे पहले निकालना है इथाइलिन ग्लाइकोल के नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि 20/62। क्या आप डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। सेम तरीके से मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, 80/18 आ जाएगा, इसके भी नंबर ऑफ मोल्स आप फाइंड आउट कर लेंगे। और जैसे ही आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे, इसके बाद आपको निकालने हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या फॉर्मूला होगा बच्चों, NB प्लस NH2O। जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे ग्लाइकोल के वो ऊपर रखेंगे, अपॉन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स का सम आपको नीचे रखना है, तो ये आ जाएगा। जैसे इसको फाइंड आउट कर लेंगे, फिर आप वही काम करेंगे सेम, XA प्लस XB की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो जब आपने XB निकाल लिया और आपको XA निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस XA करना पड़ेगा। ये काम आप खुद से करेंगे, मैंने आपको हिंट दे दिया है। दोनों की वैल्यू निकालें नंबर ऑफ मोल्स की, यहाँ पर पुट करेंगे, और पुट करने के बाद ये आंसर आपको खुद से करके देखने हैं। कैलकुलेशन का वर्क मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, आपको खुद से ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% वेट बाई वेट। एक सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, पानी के अंदर ग्लूकोज को मिलाया गया है, और वो कितना है, 10% वेट। यानी कि अगर पूरा सॉल्यूशन, हम फिर से वही बात करते हैं, अगर हम पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम माने, कितना माने, 100 ग्राम, तो 100 ग्राम में से 10 ग्राम कितना क्या है आपके पास, ग्लूकोज है। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, अब मैं लेट नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्लूकोज का वेट लिखूंगा 10 ग्राम, ठीक है। ग्लूकोज का मोलर मास अगर आप बच्चों निकालेंगे, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा आपके पास 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब सवाल आपसे पूछ रहा है, व्हाट वुड बी द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। आपको मोलैलिटी भी निकालनी है, मोलैलिटी निकालनी है, और
वाटर और ग्लूकोज दोनों के मोल फ्रैक्शन निकालने, क्योंकि उसने ईच कंपोनेंट की बात कही है। फिर आगे आपको डेंसिटी भी गिवन है 1.2 ग्राम पर ml, तो डेंसिटी गिवन है तो आपसे फिर मोलरिटी भी पूछी गई है, यानी कि एक ही क्वेश्चन के अंदर आपसे मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन तीनों पूछ लिए। तो सबसे आसान तरीका, सबसे पहले आप मोल फ्रैक्शन निकाल लें। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सर क्या करेंगे, तो आपके पास सोल्यूट का वेट भी है, सोल्यूट का मोलर मास भी है। अब सोल्यूट है तो आपके पास सोलवेंट भी होगा। सोलवेंट कौन है, सोलवेंट है सर वाटर। जब 10 ग्राम वाटर है पूरे 100 ग्राम में से, तो कितना बचा वाटर, सर वाटर बचा 90 ग्राम, है ना, 90 ग्राम। वाटर का मोलर मास, सर अभी आपने बताया था वाटर का मोलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल। जी सर, हमने इतना काम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे सेम तरीके जैसे हम अभी निकाल कर आए हैं। तो ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट अपॉन मोलर मास 180। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद आप क्या करेंगे, सेम तरीके से वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। वाटर का मास कितना है 90, मोलर मास 18, तो 90 बाई 18, इसके भी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट हो गए। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अब सर मोल फ्रैक्शन निकालना तो बड़ा आसान है। ग्लूकोज के मोल फ्रैक्शन अगर निकालने हैं तो ग्लूकोज के ही हमें क्या करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स रखने हैं ऊपर, और अपॉन हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स रखने हैं। जैसे ही आप इसको निकाल लेंगे तो आप वाटर के भी निकाल सकते हैं, और वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 1 में से ग्लूकोज के मोल फ्रैक्शन को माइनस कर देंगे तो आपके पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा किसका, वाटर का। तो इस तरीके से आप निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। अब बात करते हैं मोलैलिटी की। सर मोलैलिटी का फॉर्मूला है गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट। ठीक है, कैलकुलेशन फिर से बता रहा हूं, आप जल्दी से इसके आंसर निकालेंगे सब, स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे सेव कर लें इसको। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। डाउट भी आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का डाउट लिंक आपको जो है इसमें दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, तो उसको ज्वाइन कर लें। जो भी आपकी समस्या है वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अच्छा, सोल्यूट का वेट की अगर हम बात करें तो सोल्यूट का वेट आपको दिया गया है 10, कितना है 10। मोलर मास कितना है, मोलर मास आपके पास 180 इंटू 1000। बचा हुआ सोलवेंट कितना था सर, 90 था। हम यहाँ से आराम से मोलैलिटी को कैलकुलेट कर लेंगे, और मोलैलिटी आ जाएगी आपकी मोल पर किलोग्राम में। इसके बाद बचता है कौन, इसके बाद बचती है मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए आपको डेंसिटी गिवन है, जिसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं, और डेंसिटी आपको बच्चों दी गई है 1.2 ग्राम पर ml। पहले वाला मेथड याद करेंगे उसको। डेंसिटी जब आपको गिवन है, ठीक है, डेंसिटी जब आपको गिवन है और आपको क्या निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है, तो आप पहले सबसे पहले ये देखिए कि क्या आपको सोल्यूट का वेट अलग और सोलवेंट का वेट अलग दिया गया है, जैसे वहां पर दिया गया था। अगर वो दोनों अलग अलग है तो फिर आपको पहले जोड़कर सॉल्यूशन का मास निकालना है, फिर डेंसिटी के फॉर्मूले में रखना है, और आपको वहां से वॉल्यूम फाइंड आउट करने से हमने पहले की थी। लेकिन एक फायदा आपका हो जाता है कब, जब आपको सोल्यूट का वेट परसेंटेज में दिया गया हो, किसमें दिया गया हो, परसेंटेज में दिया गया हो। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर मोलैरिटी का एक दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया भी था, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 10, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, इस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला केवल तब यूज होगा जब सॉल्यूट का वेट आपको परसेंटेज में दिया गया हो, 10%, 5%, 15%, कितने भी हो सकता है। तो यहां रखेंगे गिवन मास है आपके पास 10, मोलर मास था 180, डेंसिटी आपको 1.2 ग्राम पर ml दी गई है इंटू 10। सोल्व कर लेंगे, सोल्व कर कर आपका आंसर आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स में। यहां से आप फाइंड आउट कर लेंगे क्या, मोलैरिटी फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट है बच्चों स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ को समझते हैं।
इंपॉर्टेंट है। वैसे स्ट्रेंथ आपके सिलेबस में यहाँ तो नहीं है, लेकिन आप जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन करेंगे लैब के अंदर, जो आपका 12th क्लास का एक्सपेरिमेंट भी है, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो स्ट्रेंथ भी आपकी कंसंट्रेशन टर्म है, ठीक है। अब स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। सर स्ट्रेंथ को ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल। सॉल्यूट का गिवन मास हम बार बार किससे मान रहे हैं, WB से मानते हैं, तो WB लिख लिया। सॉल्यूशन की वॉल्यूम है तो V से लिख लिया, इन ml, इन ml। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। तो सॉल्यूट का वेट है अपॉन वॉल्यूम है इन ml, तो ये बात हमें समझ में आ गई सर, वॉल्यूम आ गई आपके पास, ये स्ट्रेंथ है। ये बच्चों क्या फॉर्मूला आ गया आपके पास, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आ गया। सर मोलरिटी का फॉर्मूला आपको याद है क्या, मोलरिटी का फॉर्मूला सब बच्चे मुझे एक बार लिखकर बताएंगे। तो मोलरिटी है गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे आप सब इसमें, वॉल्यूम इन ml, ये मेरे पास फॉर्मूला था। यहां पर भी वॉल्यूम ml में है, तो फॉर्मूले में ऊपर 1000 भी आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लीटर में अगर वॉल्यूम है तो फिर आपको 1000 की नीड नहीं है, लेकिन अगर वॉल्यूम ml में है तो फिर आपको 1000 भी फॉर्मूले में रखना पड़ेगा। तो ये भी मोलरिटी का फॉर्मूला है, ये स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है। जरा देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, सर WB इंटू 1000 इंटू अपॉन V, WB इंटू 1000 अपॉन V, सर ये तो स्ट्रेंथ होती है, बिल्कुल होती है सर। तो हम क्या इसकी जगह S रख ले पूरे की जगह, तो आ जाएगा आपके पास क्या, S अपॉन MB, ठीक है, S अपॉन MB आ गया इस पूरे की जगह, ये जो वैल्यू है यहाँ पर। सर MB को उठाकर इधर ले आइए, तो जब MB इस साइड पर आ जाएगा तो क्या फॉर्मूला आएगा आपके पास, मोलरिटी इंटू मोलर मास। और ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे किसके अंदर, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर। जब भी आपको किसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी होगी, किसी भी अननोन सॉल्यूशन की, तो यहां पर आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मोलरिटी इंटू मोलर मास। ये भी फॉर्मूला है, यहां से भी आप यूज कर सकते हैं, सॉल्यूट का वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अदरवाइज ये है मोलरिटी इंटू मोलर मास, ये भी स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है। अच्छा स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होगी, तो बच्चों यूनिट होती है इसकी ग्राम पर ml, क्या होती है, ग्राम पर ml, या ग्राम पर लीटर भी आप मान सकते हैं इसको, ग्राम पर लीटर। ठीक है, जिस तरह से आपको यूनिट दी गई होगी वॉल्यूम की, वैसे आप इसको लिख लेंगे। सवाल देखते हैं, सवाल है स्ट्रेंथ पर। आपको कहा गया कि आपके पास 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि सॉल्यूट का वेट आपको दिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का वेट आपके पास है 10 ग्राम। इसके अलावा आपको दी गई है वॉल्यूम कितनी, 500 ml। तो सर वॉल्यूम लिख ली हमने 500 ml, ठीक है। और आपको कैलकुलेट करनी है सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ। सर बड़ा ही आसान है ये तो, स्ट्रेंथ निकालनी है। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला तो हमने अभी पढ़ा है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू 1000। सॉल्यूट का वेट कितना है सर, सॉल्यूट का वेट है हमारे पास में 10, तो 10 इंटू 1000, और वॉल्यूम कितनी है आपके पास 500 है, तो डिवाइड कर देंगे, 2 टाइम्स ये चला गया, और स्ट्रेंथ आ गई आपके पास 20 ग्राम पर ml, 20 ग्राम पर ml। ये था बड़ा आसान क्वेश्चन, ठीक है। वैसे ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखेंगे ये आपको लेबोरेटरी में कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड का, इसकी मोलरिटी आपको दी गई है 0.2m। तो बच्चों मोलरिटी आपको दी गई है 0.2m। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करनी है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ आपको निकालनी है, और मोलर मास दे रखा है आपको H2SO4 का कितना, मोलर मास आपके पास 98 ग्राम पर मोल। मोलरिटी का दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, सॉरी स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या बताया था, मोलरिटी इंटू मोलर मास। और मोलर मास किस चीज का है, H2SO4 का मोलर मास है। सर मोलरिटी तो मेरे पास 0.2 है, मोलर मास मेरे पास 98 है, बिल्कुल क्या आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर ये आ जाएगा मेरे पास में मोलरिटी के जो है ये आंसर आ जाएगा ग्राम पर
लीटर के अंदर, किसके अंदर, ग्राम पर लीटर। समझ आ गई बात। चलिए नेक्स्ट टर्म है बच्चों नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछी जाती है, तो नॉर्मेलिटी भी हम समझकर चलते हैं। जिसको बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करनी है वो इसको स्किप भी कर सकता है टॉपिक को, अदरवाइज समझने में कुछ जाता नहीं है, समझ सकते हैं इसको आप। याद रखेंगे नॉर्मेलिटी इंपॉर्टेंट टर्म है, और ये भी खास करके रिडोक्स रिएक्शन जो होती है, जितनी भी रिडोक्स रिएक्शन है, रिडोक्स टाइट्रेशन वगैरह होती हैं, रिडोक्स टाइट्रेशन के अंदर ये रिएक्शन मतलब इस्तेमाल होती है, वहां पर आपको नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले से बहुत हेल्प मिलती है। तो समझ लेते हैं कि नॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है। तो नॉर्मेलिटी क्या कहती है बच्चों, इट इज अ मेजर ऑफ कंसंट्रेशन दैट एक्सप्रेस द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट परजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। परजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी में क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट थे, सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट थे अपॉन वॉल्यूम थी। यहां पर है नंबर ऑफ मास इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मास इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। सर ये मास इक्विवेलेंट क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही रहेगा। तो बच्चों याद रखेंगे, अगर आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं, ये मास नहीं ग्राम होगा, है ना, इसको लिख लेंगे ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट्स फाइंड आउट करने हैं, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। सर सोल्यूट के मास तक तो समझ में आता है कि सोल्यूट का मास है, क्वेश्चन में गिवन मिल जाएगा, हम इसको लिख लेंगे। लेकिन एक और नई टर्म आ गई, इक्विवेलेंट मास। क्या आ गया, इक्विवेलेंट मास। इसका भी समाधान करते हैं। तो याद रखेंगे मोलरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास बच्चों अलग अलग कंपाउंड का हम जब निकालते हैं तो उसके अलग अलग फॉर्मूले हैं, और जनरली हम जो इक्विवेलेंट मास निकालते हैं या तो वो एसिड्स का निकालेंगे, या बेस का निकालेंगे, या फिर सोल्ट का निकालेंगे। अगर आप एसिड का इक्विवेलेंट मास निकाल रहे हैं तो एसिड का मोलर मास आपको पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि उसकी बेसिसिटी क्या है, उसकी क्या है बेसिसिटी क्या है, यानी कि वो कितने H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करता है, कितने H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करता है, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिस का निकालेंगे, तो बेसिस के लिए आप याद रखेंगे मोलर मास अपॉन एसिडिटी, मोलर मास अपॉन एसिडिटी। और एसिडिटी यानी कि OH नेगेटिव आयंस को कितने रिप्लेस करेगा, एसिड में H पॉजिटिव और बेस में OH नेगेटिव। और अगर सोल्ट की बात करें, सोल्ट का इक्विवेलेंट मास आपको निकालना है, तो मोलर मास और अपॉन में आपको याद रखना है टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल एटम। किसी भी सोल्ट के अंदर जो मेटल है उस मेटल पर कितना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कितना है, इससे आप क्या कर लेंगे, उसका इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे। तो ये थी बच्चों मोलरिटी, नॉर्मेलिटी सॉरी। इसके बाद हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। तो मैंने आपको बताया था अभी कि नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के फॉर्मूले में एक ही अंतर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आते हैं मोलरिटी में, और अगर हम बात करें किसकी, नॉर्मेलिटी के, तो यहां पर आते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। यानी कि यहां पर अगर रिलेशन निकालना हो आपको, तो नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में याद रखना n फैक्टर, n फैक्टर, इसको हम वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं, इसका अंतर है, बस केवल वैलेंसी फैक्टर का अंतर है। तो याद रखेंगे फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद कर लेना है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा मोलरिटी इंटू n फैक्टर, नॉर्मेलिटी इंटू n फैक्टर। सर नॉर्मेलिटी समझ आता है, मोलरिटी भी समझ आता है, लेकिन ये फिर से नई वैल्यू आ गई n फैक्टर, इसको कैसे निकालेंगे। तो बच्चों n फैक्टर निकालने का तरीका मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लो आपको निकालना है HCl के लिए, अब HCl के लिए याद रखना, HCl के जब टूटेगा तो HCl क्या करेगा, H पॉजिटिव बनाएगा, Cl नेगेटिव बनाएगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव आयन आपको मिला है। तो इसको बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। क्या बोलते हैं, मोनोबेसिक एसिड, मतलब जो एक H पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है। तो यहाँ पर जो नॉर्मेलिटी है वो मोलरिटी के बराबर हो जाती है। अगर मैं यहाँ पर 1 रखूंगा तो नॉर्मेलिटी मोलरिटी के बराबर हो जाएगी। H2SO4 को अगर मैं निकालूं तो H2SO4 के अंदर से हमें मिलते हैं 2H पॉजिटिव और SO4 -2।
दो H पॉजिटिव यानी कि दो इसके जो है N फैक्टर हो जाएगा, इसको बोलते हैं डाई बेसिक एसिड। तो यहाँ पर अगर मैं 2 रखूंगा तो नॉर्मेलिटी किसके बराबर आएगी, 2m के बराबर आ जाएगी, ठीक है, यानी कि डबल हो जाएगी। NaOH के लिए भी सेम होगा, NaOH को ब्रेक डाउन करेंगे तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। ये कैसा है, ये मोनो एसिडिक बेस है, कैसा है, मोनो एसिडिक बेस, तो यहाँ पर भी 1 होगा, तो ये भी N के बराबर होगा। और ऐसे ही सेम जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ब्रेक डाउन करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ब्रेक डाउन करने पर +2 चार्ज आएगा, OH पर -1 यानी कि 2 OH नेगेटिव आयंस होंगे। तो ये हो गया आपका डाई एसिडिक बेस, ये, और यहाँ पर जो N फैक्टर है वो कितना है, 2 है। तो N किसके बराबर आएगा, 2m के बराबर आएगा। तो बस ये ध्यान रखना, ये बहुत ईजी है, जितने भी आपको H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयंस मिलते हैं उसी को हम क्या मानते हैं, N फैक्टर बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, N फैक्टर। चलिए एक सवाल समझ लेते हैं छोटा सा इसके ऊपर। नॉर्मेलिटी आपको कैलकुलेट करनी है, 4 ग्राम आपको NaOH दिया गया है, तो बच्चों आपके पास NaOH का वेट है 4 ग्राम। इसके बाद वॉल्यूम आपको दी गई है 250 ml। मैं मोलर मास भी निकाल लेता हूँ NaOH का। तो बच्चों Na का मास है 23, ऑक्सीजन का है 16 और हाइड्रोजन का है 1। टोटल आपके पास आएगा 40 ग्राम पर मोल, 40 ग्राम पर मोल। इसके बाद आपको वॉल्यूम दी गई है कितनी, 250 ml। क्या दी गई है, 250 ml। और आपको याद रखना है, आपको कैलकुलेट करनी है नॉर्मेलिटी। क्या निकालनी है, नॉर्मेलिटी। सर नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आपने बताया था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, उसको भी याद करें। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला आपने बताया था कि इसको कैलकुलेट करते हैं हम किससे, मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास से, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो यहां रख लेते हैं इसको, मास ऑफ सोल्यूट यानी कि WNaOH, ठीक है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट अप, और इनटू में आ जाएगा 1 अपॉन वॉल्यूम। सर इक्विवेलेंट वेट भी नहीं है तो इक्विवेलेंट वेट भी निकालेंगे। अब इक्विवेलेंट वेट निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला था किसी भी सोल्ट के लिए, क्या फॉर्मूला था, मोलर मास अपॉन टोटल पॉजिटिव वैलेंसी, मोलर मास अपॉन टोटल पॉजिटिव वैलेंसी। तो मोलर मास अपॉन टोटल पॉजिटिव वैलेंसी यहां पर रखेंगे, मैं इसको रफ करता हूं। ये आ जाएगा आपके पास N इक्वल टू मोलर गिवन मास ऑफ NaOH, और ये आ जाएगा मोलर मास ऑफ NaOH मल्टीप्लाई पॉजिटिव वैलेंसी, है ना, पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल मल्टीप्लाई 1 अपॉन वॉल्यूम। सर गिवन मास कितना है, गिवन मास है मेरे पास में, गिवन मास है मेरे पास में सॉल्यूट का कितना, यहां से देखते हैं 4 ग्राम, तो यहां पर रख लिया हमने 4 ग्राम। मोलर मास है 40। सर अगर NaOH को ब्रेक डाउन करेंगे तो एक H पॉजिटिव मिलेगा, सॉरी Na पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव, तो इसके लिए N की वैल्यू, N फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पर हमने 1 रखा, मल्टीप्लाई वॉल्यूम, है ना, 1 अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम बच्चों मेरे पास है 250 ml, कितनी है, 250 ml। तो यहाँ पर रख दिया आपने 250, ठीक है, और इसको आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नॉर्मेलिटी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज ध्यान रख लेना इसमें, आप जब हम नॉर्मेलिटी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर लीटर की बात हुई है, किसकी बात हुई है, पर लीटर की। तो यहाँ जब आप 250 रख रहे हैं तो ऊपर आपको 1000 भी रखना पड़ेगा, है ना, 1000 अपॉन 250, इसको डिवाइड करके निकालेंगे आप, तो यहाँ से आपकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी, ठीक है। ये था आज का टॉपिक, ठीक है। आई होप सो सब बच्चों को समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको केवल न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। मैंने सारी वैल्यू पुट करके छोड़ी है,
आप इनको एक एक क्वेश्चन को खुद से भी सोल्व करके देखेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत आपको कैलकुलेशन में आएगी, तो इसलिए आपको हर एक न्यूमेरिकल को खुद से सोल्व करना है, सारी वैल्यू खुद से पुट करनी है और आंसर निकाल कर देखने है। मैंने आपको समझा दिया है, आइडिया पूरा दे दिया मैंने आपको। सारी कंसंट्रेशन टर्म आज के टॉपिक में हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ेंगे वो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो अगर आपको वीडियो जो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक, और इसको वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें अपने दोस्तों के साथ में, अपने ग्रुप्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक को लेकर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।